हाल ही में प्रगति मंच की 50वीं बैठक संपन्न हुई और इस 50वीं बैठक में दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना को रेखांकित किया गया। तो आज हम बात करेंगे कि प्रगति मंच क्या है और साथ साथ इस महत्वपूर्ण परियोजना को रेखांकित क्यों किया गया। दरअसल इस परियोजना को रेखांकित इसलिए किया गया क्योंकि ETBP NMTPL नाम की जो परियोजना है, अर्थात एन्नोर, तिरुवल्लुवर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागपट्टिनम और मदुरै और तूतीकोरिन, यहां से जाने वाली एक गैस पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस से संबंधित गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना में जो गति अवरुद्ध थी, उस गति को जब हस्तक्षेप उसमें किया गया प्रगति मंच के द्वारा, तो उस गति में तीव्रता देखी गई और यह परियोजना पूर्ण भी हुई। इसीलिए इसको रेखांकित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रगति मंच है वो लंबित बुनियादी परियोजनाओं की समस्या को प्रभावी रूप से सुलझाने में सफल है। इस बात को रेखांकित करने के लिए बतौर उदाहरण इस परियोजना को पेश किया गया। तो आज हम बात करेंगे इस 50वीं बैठक के बाद कि वास्तव में प्रगति मंच है क्या और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी खबर के आलोक में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं इस परियोजना के विषय में। जैसा कि आपको बताया गया कि ETBP NMTPL शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है, यानी कि एन्नोर, तिरुवल्लुवर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागपट्टिनम और मदुरै और तूतीकोरिन से जाने वाली एक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, जो दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित जो है ये परियोजना है। अब इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है वो बेसिकली IOCL के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना की स्वीकृति कब हुई? तो स्वीकृति हुई 27 मई 2016 को हो गई थी। इस पर 6000 करोड़ से ज्यादा की लगभग लागत आई है। अब तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, ये 4 राज्यों से संबंधित परियोजना है। इन 4 राज्यों से होकर इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। अब ये जो पाइपलाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से क्या उद्देश्य है? तो इसका क्रियान्वयन जब किया गया तो उद्देश्य यही कि जो तटीय आयात है और घरेलू उत्पादन है, घरेलू उत्पादन जो भी केंद्र है वहां से प्राकृतिक गैस को जो आंतरिक औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, यानी कि तटीय क्षेत्र से अंदर के हिस्सों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। यानी कि CDG यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कह सकते हैं कि ठीक करना, इसको आसान बनाना था, इसका उद्देश्य था। अब अगस्त 2018 तक ये परियोजना शुरू हुई, औपचारिक शुरुआत हुई। अब इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन इसकी परियोजना की शुरुआत हुई, इसका काम पूरा नहीं हुआ। तो अगस्त 2018 तक की रिपोर्ट ये थी कि इस परियोजना का जो काम था, यानी कि 2 साल में इस परियोजना का काम जो था वो 17.4% ही ये काम हुआ था। इसके बाद प्रगति मंच ने जब इसमें हस्तक्षेप किया, इसमें इंटरफियर किया, तो उसके बाद लंबित मुद्दों का समाधान बहुत तेजी से हुआ और ये परियोजना शीघ्र पूर्ण हो गई। तो इसीलिए प्रगति मंच इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चर्चा हम करेंगे प्रगति मंच के ऊपर विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि प्रगति मंच है क्या। तो देखिए, इसका पूरा नाम आप जान जाइए कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म ही है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि किसी भी चीज का टाइम से इंप्लीमेंटेशन हो जाए, इसके लिए इसके नाम में ही इसका उद्देश्य स्पष्ट है। अब देखिए, शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो शुरुआत इसकी वर्ष 2015 में हुई थी। PM मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 25 मार्च 2015 को औपचारिक रूप से ये शुरू किया गया है। ये क्या है? तो ये मल्टीपर्पज है, यानी कि एक उद्देश्य नहीं है, इसका कई उद्देश्य है और मल्टी मॉडल है, यानी कि इसमें मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म के तौर पर ये काम करता है। अब इसमें अगर आप देखें तो केंद्र के जो कार्यक्रम है, चाहे राज्य की जो स्वीकृति योजनाएं हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना और उनकी समीक्षा करना, ये इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य है। इसकी आंतरिक रूप से अगर डिजाइन की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC के द्वारा आंतरिक रूप से इसकी डिजाइन को तैयार किया गया और इसमें जो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट है, साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और साथ साथ जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है उसको एक साथ समायोजित किया गया है। यानी कि अगर कोई वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होती है, तो कोई व्यक्ति किस जगह पर है वो भी इसमें पता चलता है और साथ साथ डिजिटल डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से जो डेटा शेयरिंग है वो भी होती है। अब ये एक सहकारी संघवाद का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जैसा कि सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ साझा तरीके से, समन्वयकारी तरीके से काम करते हैं, तो ये उसका भी एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो भारत सरकार के सचिव और जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव हैं वो भी इस मंच में समायोजित होते हैं PM के साथ। PM इसकी समीक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी जानकारी को इकट्ठा करते हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब इस तरह से ये जो भी योजनाएं होती हैं उसके लिए एक निगरानी तंत्र के रूप में, एक समीक्षा तंत्र के रूप में और उसको प्रभावी बनाने के लिए ये काम करता है। बात करेंगे ये किस तरह से काम करता है, लेकिन फिलहाल आप समझ जाइए कि सहकारी संघवाद का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, डिजिटल मंच भी है
प्रमुख योजनाओं और जन शिकायतों का रियल टाइम निगरानी करने का काम भी प्रगति मंच के द्वारा किया जाता है। विस्तार से बात करते हैं, इसकी एक्टिविटी भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। अगर आप अगली तैयारी अपनी यूपीएससी की 2027, 28, 29 में देना चाहते हैं, अभी से लिए तैयारी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प आपके सामने हम लेकर आए हैं, और इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। देखिए, अपनी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा जो आती है, एक तो आती है आपके बजट की समस्या, और दूसरी आती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इन सारी चीजों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए बेस्ट कोर्स है। सही मार्गदर्शन के साथ 14 महीने लग के तैयारी करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। अब इसमें इसकी जो कीमत है केवल 24,999 रुपए है। वास्तव में यह भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि जब इस कोर्स को अभी आप ऑनलाइन लेते हैं, फिर ऑफलाइन बैच में अगर एडमिशन आप लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। अब इस कोर्स की विशेषताएं भी आप जान जाइए, यानी कि एक तरह से निःशुल्क हो गया कोर्स। दूसरा है इसमें कि 1250 प्लस घंटों की कक्षा के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। प्री से लेकर मेंस तक जो सामान्य अध्ययन का आपका सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स का जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, जिसकी आपको टेंशन होती है, उसके 2 साल की क्लासेस का आपको एक्सेस भी मिलेगा, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। तो एक संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की जो आपका बेसिक बुनियाद होती है वो मजबूत हो जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। अच्छा, इस फीस में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड AMITABH इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ बैच की बात कर लें तो देखिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, तीनों माध्यम में बैच आपको उपलब्ध है। साथ साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, और उस पर आप जाएंगे तो डायरेक्ट उसमें ये कोड अप्लाई होगा, उससे भी आप जा सकते हैं, इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो 8750187501 ये नंबर भी है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रगति मंच के लाभ क्या होंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इसकी कैसे इसमें काम होता है। तो देखिए, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेवल हैं। पहले लेवल पर कौन होता है, तो पहले इसमें होंगे पीएम होंगे। पीएम के बाद दूसरे लेवल पर कौन होंगे, तो सेंटर के जो आपके सेक्रेटरी सचिव होते हैं, और उसके बाद स्टेट के आपके मुख्य सचिव होते हैं। तो इसका 3 स्तर हो गया। अब तीनों स्तर में प्रधानमंत्री जो होंगे वो एक मासिक कार्यक्रम आयोजित होगा, यानी कि मंथ में एक बार इसमें क्या होगा, एक यहां पर एक कॉन्फ्रेंस टाइप का होगा। तो मंथ में एक बार, महीने में एक बार एक कॉन्फ्रेंस होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से पीएम जुड़ेंगे और उसमें जो डेटा होगा वो शेयर किया जाएगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जगह भी दिखाएगी। तो रियल टाइम निगरानी के लिए एक बेहतर तंत्र इसमें निर्मित किया ही गया है, जो शुरू में आपको बताया गया। अब हर महीने के चौथे बुधवार का दिन इसमें चयनित किया गया है। उसमें 3:30 बजे हर महीने के चौथे बुधवार को यह दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़ेंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों के, जिसमें अधिकारी सम्मिलित होंगे। अब इस दिन को प्रगति दिवस नाम भी दिया गया है, तो यह भी याद रखेंगे आप। अब इसमें जो भी चिन्हित मुद्दे होते हैं, उन चिन्हित मुद्दों में प्रगति दिवस के 7 दिन पहले ही, यानी कि अगर चौथे बुधवार को यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है तो उससे 7 दिन पहले ही ये चीजें उस पर अपलोड कर दी जाती हैं। अब जवाब और टिप्पणी देना होता है, यानी कि आपसे अगर सवाल पूछे गए पीएम के द्वारा तो उसमें 3 दिन के अंदर आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मंडे पड़ेगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपको समय दे दिया जाता है। संडे मान लीजिए अवकाश है, तो मंडे को आपको उस पर जवाब दाखिल करना होता है। अब पीएम कार्यालय क्या करेगा, वो मंगलवार के दिन, यानी कि अगला जो दिन होगा वो दिन उसके लिए होता है कि वो जो भी आपके द्वारा जवाब दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों की समीक्षा करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि लगातार जो निगरानी है, जो दबाव बनता है, उससे उस पर काम होता है। तो पीएम द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं, सवाल उठता है कि वो मुद्दे कहां से उठा लिए जाते हैं, क्या अपने मन से उठा लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। जनता के द्वारा जो शिकायत की जाती है, सबसे पहले उसको देखा जाता है कि जनता के द्वारा क्या क्या शिकायतें आई हैं, वो हो गया। दूसरा, कोई परियोजना अगर चल रही है, वो लंबित है, अगर उसमें रुकावट है, वो उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा वहां से उठाया जाता है। और तीसरा ये होता है कि चल रहे जो कार्यक्रम है उसको देखा जाता है कि उसकी प्रगति क्या है। तो ये 3 चीजों के आधार पर प्रश्न उठाए जाते हैं, फिर पीएम के द्वारा संवाद किया जाता है। उसके बाद इन्हीं 3 चीजों को व्यवस्थित करने का काम भी किया जाता है, जिसमें कि शिकायत निवारण, जनता के द्वारा जो शिकायत की गई है उसका निवारण, परियोजना की निगरानी को ठीक करना, और तीसरा होता है सीपी ग्राम डेटा। सीपी ग्राम डेटा क्या है, तो जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो डेटा, जो सरकारी योजनाओं के निष्पादन से संबंधित होता है, इन तीनों चीजों का इसमें समन्वय किया जाता है। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है कि एक दबाव क्रिएट होगा। दबाव क्रिएट होगा तो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी।
इसके बाद परियोजनाओं में आ रही जो बेवजह की देरी होती है उसका समाधान होता है। अगर कहीं वास्तव में कोई व्यवधान है तो उसको दूर किया जाता है। प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाता है, यानी कि आपको समय दिया गया, उस समय के अंदर आपको जवाब देना है, तो प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होती है, चूंकि सेंट्रल और स्टेट के शीर्ष अधिकारी भी इसमें संबद्ध होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सीधी समीक्षा के कारण परियोजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इसमें गति तेज देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप ये जान जाइए कि आपकी परीक्षा के लिए जो प्रगति मंच है वो भी महत्वपूर्ण है, और इसकी 50वीं बैठक में जिस परियोजना को चिन्हित किया गया है इस वजह से ये परियोजना भी महत्वपूर्ण है, जो कि वर्ष 2023 में पूरी तरह से इसका औपचारिक शुभारंभ भी हो गया था, देखने को मिल गया था। तो प्रगति मंच के ये प्रमुख लाभ थे। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के नाम से, यूट्यूब के नाम से टेलीग्राम पर हमारा यह उपलब्ध, हम आपको मिलेंगे। वहां पर आपको इस कार्यक्रम की पीडीएफ और साथ साथ लिंक भी मिलेगी। अब आपका प्रश्न आज का है कि ईटीबीपी एनएमटीपीएल पाइपलाइन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? विकल्प आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, या सी विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, या डी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो इसका जवाब आसान है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।